हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है जिसमें कि वॉल्यूम हो। ऐसे सब्सटेंसेस को हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को हम मैटर के पार्टिकल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर हम मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स। दो कैटेगरीज क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं और दूसरे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और हमने पढ़ा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस है वो या तो एक टाइप के एटम से मिलकर बना होगा या एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं शुगर का। शुगर क्या होता है? केमिकली शुगर को हम सुक्रोज़ कहते हैं और सुक्रोज़ का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, अब ये जो सुक्रोज़ है, जब हम इसके पार्टिकल्स को देखते हैं तो इनके पार्टिकल्स का जो कलर, शेप और साइज़ है वो सब सेम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुगर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स हमने लिए हैं, उनको भी देखिए आप। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम जो एलिमेंट है वो सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स कि ये नाइट्रोजन और सोडियम ये प्योर सब्सटेंस हैं। इसके बाद में जो हमने एग्जांपल लिया है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है उसमें NaCl मॉलिक्यूल्स होते हैं और सभी NaCl मॉलिक्यूल्स ही हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड क्या हो गया या फिर कॉमन सॉल्ट क्या हो गया? हमारा एक प्योर सब्सटेंस हो गया। अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या प्योर सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके केमिकल कंपोजिशन को देखते हुए ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं? होमोजेनस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फिज़िकल प्रोसेस से उनके पार्टिकल्स में सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस का जो कंपोजिशन है वो फिक्स होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। ठीक है, अब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बातें करते हैं यहाँ पे। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सब्सटेंस जो है उसमें ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स साथ में हों। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मिक्सचर्स कह रहे हैं। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया है वो है मिल्क। तो मिल्क में आपको पता है क्या क्या होता है? मिल्क में होता है वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया? मिल्क क्या हो गया? वाटर, फैट और प्रोटीन्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली जो सॉइल है, सॉइल में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं? देखिए, सॉइल में होते हैं क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ ग्रास के पार्टिकल्स हो सकते हैं, इवन कुछ डेड इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल भी क्या हो गया? हमारा एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया क्योंकि ये भी मिक्सचर है। सिमिलरली जो एयर है हमारा वो भी मिक्सचर होता है। एयर में आपको पता है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और देख रहे हैं जिसमें आपको लिखा है कि मिक्सचर्स को हम फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारा NaCl है जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर मीन्स H2O में डिज़ोल्व हो जाता है,
तो बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा। क्या बन जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन से आप इस सॉल्ट को रिमूव कर सकते हो, यहाँ से अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कौन सा प्रोसेस से? इवापोरेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो ये मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि हम ऐसा प्योर सब्सटेंसेस में नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, NaCl, लेकिन आप Na और Cl को यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस को, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं हम। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर्स को हम फिजिकल प्रोसेस से उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रोसेस इवापोरेशन अभी आपने देखा था, इसके साथ साथ में फिल्ट्रेशन हो सकता है, हैंड पिकिंग हो सकता है, या फिर मैग्नेट का यूज़ करके हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में मिक्सचर्स का कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी रेशियो, किसी भी प्रोपोर्शन में एक मिक्सचर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो शुगर और वाटर, ये तो फिक्स है कि शुगर और वाटर कंबाइन होगा, लेकिन किस रेशियो में कंबाइन होगा वो फिक्स नहीं है। तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप 5 ग्राम शुगर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? 5 ग्राम शुगर ले सकते हैं, और वाटर 100 ml ले सकते हैं, तब भी शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। आप 50 ग्राम ले लीजिए, इधर इसको 100 ml ही रहने दीजिए, तब भी शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जो मिक्सचर्स हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहता कि उनके कंपोनेंट्स किस प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे। ठीक है, चलिए, अब मिक्सचर्स जो हैं वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट जो है मिक्सचर, वो होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब कि ऐसे मिक्सचर जिनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएं। क्या हो जाएं? कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, कंप्लीटली मिक्स हो जाएं। ठीक है, दूसरा, ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विजेबल रहें। इनडिस्टिंग्विजेबल, इनडिस्टिंग्विजेबल का मतलब क्या होता है? इनडिस्टिंग्विजेबल का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स जो मिक्स हुए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, वो आप अब जब मिक्सचर बन गया है तो देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हमने बोला कि हम आपको दो सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक तो है हमारा शुगर सॉल्यूशन और दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इनमें देख के बताइए कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर ये सॉल्यूशन बने हैं। तो जब आप शुगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा ही दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वाटर के अंदर, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे कि शुगर पार्टिकल्स कहाँ पे हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें आप सॉल्ट के पार्टिकल्स को देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर्स का, कि कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो इनडिस्टिंग्विजेबल रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? उनका कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और कोई भी डिस्टिंक्ट जो कंपोनेंट है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट भी नहीं होते, मतलब फिजिकली विजिबल भी नहीं होते हैं, वो आप देखकर नहीं बता सकते हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर प्रेजेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, कोई भी बाउंड्री नहीं है दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट्स के बीच में, इसलिए वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया है। ठीक है, अच्छा, जब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में क्या होते हैं? जस्ट होमोजेनस के अपोजिट। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब कि वो सेपरेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेपरेटेड। ठीक है, दूसरा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विजेबल होते हैं। हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? डिस्टिंग्विजेबल। ठीक है, अब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विजेबल हैं, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए। एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? चॉक एंड वाटर मिक्सचर। चॉक एंड वाटर मिक्सचर। अब इनिशियली तो ऐसा लगेगा कि चॉक जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में चॉक पार्टिकल्स उस कंटेनर के बॉटम पर सेटल हो जाएंगे। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन से चॉक पार्टिकल्स हैं, कौन से वाटर पार्टिकल्स हैं। तो ये हो गया है हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारा। ठीक है,
अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के। एक तो एग्जांपल आपको बता ही दिया, दूसरा जो मिल्क हमने पढ़ा था वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। इंक जो है वो भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, पेंट, ठीक है, जो कि बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कोल है, कोल भी मिक्सचर होता है। सॉइल, ठीक है, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, मडी रिवर वाटर, ठीक है, बटर, चीज़, फेस क्रीम, दे ऑल आर मिक्सचर्स। और कैसे मिक्सचर्स हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं। चलिए, अब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि आप दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते बाय यूजिंग द यूजुअल केमिकल मेथड्स सच एज बाय अप्लाइंग हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। ये जो टर्म एलिमेंट है वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जो कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया था। और इसका जो डेफिनीशन है वो लेवियोजर, ठीक है, इन्होंने बताया था। तो क्या डेफिनेशन बताया था? द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। आयरन, कार्बन, मर्करी, ऑक्सीजन। अब एलिमेंट्स को भी हम डिवाइड कर लेते हैं उन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। ये उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स भी डिफरेंट होते हैं साइज़ में और उनके कंपोजिशन में। सपोज दैट एक सल्फ़र एलिमेंट है, उसके जो सल्फ़र एटम्स हैं वो आयरन के जो एटम्स होंगे, आयरन एटम्स, उनसे डिफरेंट होंगे। आयरन के एटम्स कॉपर से डिफरेंट होंगे, कॉपर के एटम्स नाइट्रोजन से डिफरेंट होंगे। तो सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी आज हमारे पास में 118 एलिमेंट्स नोन हैं, ठीक है। अब इन 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में मिल जाते हैं और मतलब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी जो 24 एलिमेंट्स बच जाते हैं वो एलिमेंट्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में कुछ। अब इसके बाद में देखिए, एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको, इनके एग्जांपल्स आपको बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सॉलिड में होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि सोडियम, ठीक है, सोडियम, कार्बन, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, सोडियम और कार्बन। इसी तरीके से लिक्विड में हम लोग देख लें तो लिक्विड में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं। एक तो है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी ये मेटल होता है, ठीक है, और दूसरा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये एक एक एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल में भी एक है और नॉन मेटल में भी एक ही है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गैसियस एलिमेंट्स के एग्जांपल। तो गैसियस में आप बता सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स को आपने क्या किया है, मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया है। इससे पहले हम देख लें कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे कि हमारे बॉडी में 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ठीक है, 18% कार्बन एलिमेंट है, 10% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और भी हैं कुछ एलिमेंट बता रहा हूँ। 2% कैल्शियम प्रेजेंट है और 2% में अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कंपोजिशन हो गया हमारे बॉडी का। ये बिल्कुल कंपोजिशन वैसे ही है जैसे कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? 26 होते हैं। वो कंबाइन करके
क्या करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उन वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बताया आपको क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आगे चल के ये एलिमेंट्स आपको कंपाउंड्स बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, क्या एक्सेप्शंस हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया है, मेटल्स आर लश्रस। ठीक है, वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे कि आपने देखा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब चमकते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है इनमें। ठीक है, इसीलिए इनको हम ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस में बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर मेटल के बारे में ख़ास बात है, क्या ख़ास बात है वो देखिए आप लोग। सिल्वर मेटल इट इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं मिरर बनाने में। ठीक है, चलिए ये हो गया लश्रस, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं, अलाउ करते हैं अपने थ्रू फ्लो होने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर मेटल होता है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। उसके बाद में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, लेड। ठीक है, इसका सिंबल होता है पी वी, पी वी, लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसी के साथ साथ में मर्करी जो होता है इट इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझने हैं। प्रॉपर्टीज़ तो आप बहुत पहले की क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, मे बी 6, 7, 8 सभी में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है। इसके बाद में आते हैं कॉपर मेटल। ठीक है, फिर आते हैं गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। ठीक है, अब सिल्वर बेस्ट मेटल है, लेकिन जो हम वायर्स बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चीप भी रहता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब जो मेटल्स हैं जो इसमें आप बोल सकते हैं कि पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या पुअर नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो कौन से मेटल्स हैं। तो उसमें आप बताएंगे आयरन, क्या बताएंगे, आयरन। ठीक है, Fe जिसका सिंबल होता है, और मरकरी। ठीक है, तो इनका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि इनको स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग। तो इस सभी मेटल्स ऐसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी मेटल्स जो हैं वो इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ एक बात कि 100 मिलीग्राम्स सिल्वर को 200 मीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 200 मीटर लॉन्ग वायर में कितना है, जस्ट 100 मिलीग्राम्स ऑफ सिल्वर कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 200 मीटर। समझ रहे हैं आप, तो ये होता है डक्टिलिटी। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब कि इनको थिन शीट्स में हैमर किया जा सकता है। अब थिन शीट्स में हैमर कर देंगे
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कहते हैं। तो इसमें भी वही गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर कॉपर आता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा सिल्वर फॉइल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स, सिल्वर फॉइल का यूज़ किया जाता है जो स्वीट्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स जैसे बिस्किट, चॉकलेट्स, मेडिसिन्स, इन सभी को पैक करने के लिए। ठीक है, जो मिल्क बॉटल कैप्स होते हैं वो भी एल्यूमिनियम फॉइल का बना होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको आप हिट करते हैं। ठीक है, किस हैमर से, स्टिक से, रॉड से। ठीक है, तो ये सोनोरस होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम, जो बेल्स होते हैं, देखा होगा आपने बेल्स घरों में, टेम्पल्स में। ठीक है, तो उनका यूज़ करते हैं बनाने में। दूसरा, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मंजीरा, MANJIRA, मंजीरा। ठीक है, ये बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्ट्रिंग्ड होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं जिनमें, जैसे वायलिन, ठीक है, वायलिन, गिटार, सितार, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सभी के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उन सभी, वो जो स्ट्रिंग्स हैं उनसे ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। जैसे कि हम देखें कि आयरन आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, solid iron melts and turns into liquid iron on heating to a temperature of 1535 मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना है? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली हाई है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक है, इन आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, कॉपर का 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका 100 डिग्री सेल्सियस से भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, एक और यहाँ पे बात आपको बताते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप अगर अपने हथेली पे रखेंगे, अपने पाम पे रखेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो हीट है वो उनको मेल्ट कर देगा। और इसमें एक एग्जांपल आपको देते हैं, गैलियम। तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने हैंड पे रखने पर मेल्ट हो जाता है। और भी कुछ एलिमेंट हैं, आप लोग फाइंड कीजिएगा कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हाथ पे रखने से बॉडी के हीट की वजह से मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं यहाँ पे मेटल्स के। तो उसमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आ जाता है। मेटल्स के कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपको बताया था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं वो, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि एक मेटल ऐसा है, मरकरी, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी मेटल्स की। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे, अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखिए। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल्स के जस्ट अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होते हैं जनरली, लेकिन और मेटल्स के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस में क्या आता है? डायमंड। ठीक है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, या फिर आप बोल सकते हैं कि द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, तो वो डायमंड है। डायमंड किसका बना होता है? कौन सा एलिमेंट का? कार्बन का। ठीक है, तो ये नॉन मेटल है। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हार्ड है, बहुत हार्ड है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे मूव करते हैं। मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है। ठीक है,
एंड दे आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो क्या है कि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड, ठीक है, डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का गुड कंडक्टर है, मतलब ये हीट को अलाउ करता है, फ्लो होने देता है। इसी तरीके से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो ये दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों ही कार्बन के बने हुए, ये भी कार्बन का है और ये भी कार्बन का है, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल है वो इट इज़ डायमंड के फॉर्म में गुड कंडक्टर है हीट का, और ग्रेफाइट के फॉर्म में गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, मतलब वो ब्रेक हो जाते हैं, स्ट्रेच करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ना ही वो मेलेबल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे हैं फिर, डक्टाइल नहीं है, मेलेबल नहीं है, तो इनका नेचर क्या है, ये है ब्रिटल, ठीक है, जो स्ट्रेच करने पर, हैमर का यूज़ करने पर स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम यहाँ पे कि नॉन मेटल जो है वो सोनोरस भी नहीं होते हैं, साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका यूज़ नहीं किया जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इनका यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं कंपेरेटिवली मेटल्स के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, सल्फ़र, तो सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 119 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे भी कि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, जैसे कि ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, आयरन से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आयरन का कितना बताया था आपको हमने, 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का बताया था 1083 डिग्री सेल्सियस, और इनका कितना है ग्रेफाइट का, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद दोनों का ऐड कर दो उससे भी ज़्यादा है, तो ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। और इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, आप लोग देख लीजिए नॉन मेटल्स के। आपको ये भी बताया था कि नॉन मेटल में जो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं, अब मेटलॉइड्स देखेंगे। मेटलॉइड्स भी एक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसमें, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब मेटलॉइड्स क्या हैं, मेटलॉइड्स आर, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये हैं सेमीकंडक्टर्स, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्योर सब्सटेंसेस थे हमारे, एलिमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास अगर कंपाउंड है वाटर, तो वो H2O का बना हुआ है, और H2O में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे थे H2O का, तो H2O में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा है ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का जो मास होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे इनटू इसको 2 कर देंगे, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, और कितने एटम्स हैं, 1 है। तो अब इनका रेशियो निकालिए, 2:16, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ गया, 1:8 बाय मास, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ।
देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या होगा, सेकेंड एग्जांपल में आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटम 1 है और उसका मास होता है 12। ऑक्सीजन का भी एटम 1 है और इसका मास होता है 16। सॉरी, यहाँ पे एटम कितने हैं, 2 एटम है। तो इधर हो गया 12:32। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3:8 बाय मास। समझ गए आप लोग? अब हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं अपने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स जो हैं वो अ, इनका जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं कंपाउंड्स के, दे मे और मे नॉट बी सिमिलर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं या कर भी सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं H2O। आपको मालूम है कि जो H2O है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, हाइड्रोजन गैस से होता है और ऑक्सीजन गैस से होता है। और आप देखते हैं कि जो H2O बनता है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो कंपोनेंट्स गैसियस स्टेट में, लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में है। तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। दूसरा ये भी है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये कंबशन को क्या करता है, कंबशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो H2O है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करता है एक कंपाउंड, उनके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, ये आपको समझा चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद में जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की वो एंटायरली डिफरेंट होंगे उनके कंस्टिट्यूएंट से। ये भी आपको अभी H2O का एग्जांपल लेके बताया। ठीक है, इसके बाद में कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है। अगर एब्जॉर्ब होगी तो हम बोलेंगे कि वो जो रिएक्शन है, वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। और अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो हम उसको बोल देंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। जैसे आप देखें H2O का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके इनके कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे वाटर है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड और रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय हीटिंग और फिल्टरिंग, है ना। ठीक है, तो हम लोग हीट करके या फिल्टर करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर से नहीं कर सकते अलग। कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सेपरेट किया जा सकता है। तो ये जो सिंपल मेथड्स का यूज़ करके बता रहे थे वो नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में कोई भी कंपाउंड है वो होमोजेनस नेचर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग देख रहे हैं आगे, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड के क्या क्या डिफरेंसेस हो गए जो अभी हमने पढ़े, कि मिक्सचर जो है वो, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंसेस यहाँ देखें तो मिक्सचर्स में एलिमेंट और कंपाउंड्स
दोनों का हो सकता है या एक एक का हो सकता है, ठीक है। ये इनके फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनता है? फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अब केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। उसके बाद में जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। मिक्सचर जो है वो अपने सभी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि जो कंपाउंड है वो शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। जैसे सल्फ़र को जब आयरन के साथ हीट करते हैं तो वहाँ पे आयरन के प्रॉपर्टी शो नहीं होते हैं, ठीक है। मत- मतलब कि जब आयरन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग सल्फर विद आयरन डज नॉट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, ठीक है। ये है सल्फर और आयरन को हीट करने से जो कंपाउंड मिला है वो कंपाउंड आयरन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इससे एक और एग्जांपल हमने आपको बताया था अभी H2O वाला, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर के वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपोनेंट्स कंपाउंड के हैं वो सिंपल फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक वीडियो लेसन है, उसको हम देखते हैं। Now, ferrous sulfide is not a mixture, it's a compound. And as you might have seen, it has completely different properties from that of iron and sulfur, which were its constituents. And that was the reason why we could not separate the iron fillings. अब हम यहाँ पे कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो प्लांट एनिमल से कंपाउंड्स मिलते हैं या फिर लिविंग थिंग से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग से कंपाउंड मिलते हैं, रॉक्स मिनरल से मिलते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है।